अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो खबर देंगे जो कि कुछ धमाके करेंगे कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल कहा कि वो ख़तरनाक साबित होंगे। तो इसके पस पर्दा कुछ चीज़ें बताएंगे जो उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में कहीं। ये बातें उनकी आज हम एक्सक्लूसिवली आपको बताएंगे। पिछली कुछ मुलाकातों का अहवाल जो उन्होंने अपने करीबी लोगों से पिछले चंद माह में की, और उसमें ऐसा उन्होंने क्या दो तीन दफ़ा बात की, उस बात का पस मंज़र क्या था, ये सब कुछ आज हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे। ये बड़ी खबर है और अंदर की खबर है जो हम आपको आज देंगे। इसके अलावा एक लॉन्ग ड्यू एक अपॉलोजी है मेरी तरफ से जो काफ़ी अरसे से ड्यू थी, तो वो भी मैं आज दो शख्सियात से करूँगा। वो मेरे ख्याल में बहुत हो गया, मुझे कर लेनी चाहिए वो अपॉलोजी, कोई ऐसा मसला नहीं है। और उस पर भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? चलिए अपॉलोजी से स्टार्ट लेते हैं। देखिए मैंने आज से चंद साल कबल, तब मैं यूट्यूब नहीं करता था ना, ट्विटर पे होता था, फेसबुक पे हल्का फुल्का होता था। तो एक दिन सलीम साफ़ी साहब ने इंटरव्यू किया एहसानुल्लाह एहसान का, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं आज भी उस पर कायम हूँ कि वो इंटरव्यू गलत किया गया था, वो इंटरव्यू नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल तो उस दिन उस इंटरव्यू पर मैंने गुस्से में आकर एक सीना ब सीना चलती बातें होती हैं, मैं उस इल्ज़ाम को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन सीना ब सीना चलती बातें होती हैं। लोग आपको बताते हैं फ़लाँ ने ये किया, पता है तुम्हें फ़लाँ ने ये। तो उस वक्त मैं इतना ज़्यादा वो बहुत एक्टिव भी नहीं होता था, तो मैंने कोई उसकी सही तरह वेरिफिकेशन भी ना की। तो मैंने एक इल्ज़ाम लगा दिया उन पर और मुस्तफ़ा नवाज साहब की ज़ात पर। कुछ मैटर्स थे, तो वो मैं इल्ज़ाम तो अभी नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है गलत इल्ज़ाम है, तो अब इतने अरसे बाद मैं उसको क्यों दोहराऊं। तो वो बाद में मैंने इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने कहा आप एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू करते हैं, जब क्या आपने ये आपका एक मामला है। तो उसके ऊपर साफ़ी साहब ने मुझे बड़ा गुस्से में एक फ़ोन किया, और उन्होंने कुछ बातें की जो कि बड़ी हार्श थी। मैं भी हार्श हो गया जवाब में। और फिर उसके बाद खैर मैंने वो उस स्टोरी को चेक किया ज़रा वेरीफाई करने के लिए, तो वो स्टोरी दुरुस्त नहीं निकली। लेकिन वो सच बताऊं, मैं वैसे कभी भी कोई इल्ज़ाम मेरा गलत साबित हो जाए, मेरी खबर गलत साबित हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं फौरी तौर पे उसकी अपॉलोजी भी करता हूं और वो एडमिट करता हूं कि वो गलत साबित हुई है। इसी तरह आपने कई दफ़ा देखा होगा, मैंने यूट्यूब पे भी किया, ट्विटर पे किया। मैं कभी मेरी को अना इस मामले में नहीं आती, खबर के मामले में। लेकिन हाँ, आप समझ सकते हैं कि हम जो मिडिल क्लासी होते हैं, हमारी एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग अपनी इंटेग्रिटी के मामले में और अपनी रिस्पेक्ट के मामले में बहुत अनाप्रस्त होते हैं। तो साफ़ी साहब ने जो सख्त बातें की, तो उसके बाद फिर मेरी अना ने गवारा नहीं किया कि मैं माजरत करूं। और मुझे ये भी था कि अब अगर माजरत की तो ये कहेंगे क्योंकि मैंने इसको ये कहा था, तो डर के इसने माफ़ी मांग ली है। तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। और मेरे ख्याल में अब मुझे ये बात कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं किसी से नहीं डरता अल्लाह के अलावा। आप सब जानते हैं मुझे एक अरसे से। तो बहरहाल मैं फिर अपनी अना पे अड़ गया, मैंने कभी उस पर कोई माजरत नहीं की। लेकिन उसके बाद मेरे पे अटैक हुआ। साफ़ी साहब ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया, मुझे घर पूछने आए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने हमले की मजम्मत भी की, और उन्होंने कहा कि मैं अब ह्यूमन राइट्स कमेटी का नहीं हूँ चेयरमैन, सेनेट की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे ज़रूर आपका इशू टेकअप करता। और उन्हें ऑफ़र किया कि जो भी उनके लायक कोई खिदमत हो तो बताऊँ। तो मैं उनका दोनों का शुक्रगुजार हूँ। खोखर साहब, मुझे उसके बाद एक दो निजी महफिलों में भी मेरी मुलाकात हुई, गैदरिंग्स में। आई मस्ट एडमिट मैंने उनके माथे पर कोई बल पड़ते नहीं देखा कि इसने मेरे ज़ात पर इल्ज़ाम लगाया था। तो अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि वक्त से काफ़ी पहले आ गया था, लेकिन चलें मैंने काफ़ी ताख़ीर की। इस ताख़ीर की भी माजरत, और
मैं इन दोनों हजरात से अपोलोजाइज़ करता हूँ अपने उस इल्ज़ाम पर जो कि मैंने गलत लगाया। और मैं उस पर इन दोनों हजरात से, सलीम साफ़ी साहब से और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से, दोनों से, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, दोनों से माजरत करता हूँ और अपोलोजाइज़ करता हूँ। अब आते हैं हम अगली बात की तरफ, जो कि वज़ीर इमरान खान ने कल एक वो लाइव टेलीफोन कॉल्स प्लांटेड ले रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं, मैं अगर बाहर निकला तो मैं ज़्यादा खतरनाक साबित होऊंगा और मैं सड़कों पर आऊंगा और किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब देखिए, इस इल्ज़ाम का एक बैकग्राउंड है, वो हम आपको बताते हैं, और बहुत ही एक्सक्लूसिव और बड़ी खबरें हैं। लेकिन इसके साथ ये जो वो इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है, ये एक तो आपको ये देखना होगा कि वो अवाम को बता रहे हैं कि वो इक़्तिदार में जितने आपके लिए ख़तरनाक साबित हुए हैं, अपोजिशन में उससे भी ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक साबित होंगे। यानी कि स्टेबिलिटी नहीं रहने देंगे। तो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकॉनमी तरक्की नहीं करेगी, तो अवाम ही सफ़र करेगी अल्टीमेटली। दूसरा, वो अपोजिशन को कह रहे हैं कि तुम लोग जो साजबाज कर रहे हो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुझे निकालने के लिए, तो मैं उस साजबाज के बावजूद तुम लोगों को चलने नहीं दूंगा, मुझे निकाल के अगर तुम पावर में आए भी। तीसरा पैगाम वो इस्टेब्लिशमेंट को भी दे रहे हैं कि मैं मियां नवाज शरीफ और से ज़्यादा आप लोगों पर इल्ज़ामात लगाऊंगा, और कम से कम ये तो खैर इमरान खान साहब के बारे में हम सबको पता है कि कीचड़ उछालने में कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता, तो गंद काफ़ी कर लेते हैं, तो वो उसका भी उन्होंने कहा। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि ये इमरान खान साहब की तरफ से पहली दफ़ा पब्लिक एडमिशन है कि वो जो अपोजिशन इस दफ़ा जो उनके खिलाफ तहरीक लेके आ रही है, जिसमें लॉन्ग मार्च हैं, धरने हैं और तहरीक अदम इत्माद का भी इम्कान है, उसको संजीदगी से ले रहे हैं। इससे पहले उनके खिलाफ जितनी भी तहरीकें चली इमरान खान साहब के खिलाफ पिछले 3.5 साल में, जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर बाहर मूव्स हुई, उन्होंने उसको संजीदगी से कभी नहीं लिया और अपोजिशन को बिल्कुल उन्होंने घास नहीं डाली। ना वो अपोजिशन लीडरशिप में शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं, ना वो बिलावल भुट्टो से भी सख्त इरिटेट होते हैं। तो उन्होंने किसी मामले में अपोजिशन को घास नहीं डाली, उन्होंने कहा जो मर्जी करते रहें, क्योंकि उनको पता था कि जो उनको इस्टेब्लिशमेंट लाई हुई है वो इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। और तो लेकिन इस दफ़ा वो इस चीज़ को मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं। अब उनको फील हो रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो अपोजिशन के पास 64 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत थी सेनेट में, और वो सादिक संजरानी के खिलाफ जब 2019 में तहरीक अदम एतमाद लाई और सादिक संजरानी को हटाने के लिए सिर्फ 51 वोट चाहिए थे, जबकि उनके पास 64 वोट थे, उसके बावजूद उनकी अक्सरियत को जो इस्टेब्लिशमेंट, जो एजेंसियाँ, मीर हासिल बजंजो ने DGISI जो उस वक्त के थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने वो नाकाम बनाई थी। वो जिस तरह से वो लोग नाकाम बनाते थे वो तहरीकें और अपोजिशन की अक्सरियत को अकलियत में बदल देते थे, वो शायद अब उनके साथ नहीं है। ये शायद वो फील कर रहे हैं, वो शायद फील कर रहे हैं कि जिस तरह उनको 2020 में यूसुफ रज़ा गिलानी को रोका गया चेयरमैन सेनेट बनने से, शायद वो भी अब इस तरह से उनके लिए कोशिश ना की जाए। वो शायद फील कर रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को ला के और 2 लोगों को तो उठा के इधर गोलड़ा में सेफ हाउस में ले जाकर तफ्तीश की गई पूरी रात, और फिर अगली सुबह वज़ीर इमरान खान को एतमाद का वोट दिलवाया गया यूसुफ रज़ा गिलानी के मुंतखब होने के बाद। तो वो सोच रहे हैं कि शायद अब उस तरह के सेफ हाउसेज वाली उनको सपोर्ट नहीं हासिल। तो ये उनकी तरफ से एक पब्लिक एडमिशन भी है। और वो क्यों उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी है कि शायद उनको ये सपोर्ट हासिल नहीं है, इसके पस मंज़र में कुछ बड़ी बातें हैं जो इमरान खान साहब ने पिछले कुछ 3 माह में 2 दफ़ा रिपोर्टेडली आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में की, और ये हम आपके लिए एक्सक्लूसिव लेके आ रहे हैं, जो ज़राए ने हमें बताई थी उस वक्त भी। लेकिन कुछ वजूहत की बुनियाद पर शायद कुछ बातों के लिए कुछ टाइमिंग बड़ी अहम होती है जब उस बातों को रिवील किया जाए। तो अब ये इस खबर के साथ इसका क्योंकि ताल्लुक बनता है, तो हमने इसलिए ये खबर इतना अर्सा रोक के रखी और आज हम ये आपसे शेयर कर रहे हैं। वो ये है कि आपको पता है कि जब
आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने जो 6 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और उसमें उन्होंने कहा कि ये समरी है, ये हमने डिसाइड कर लिया, हम लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को DGISI से पेशावर पोस्ट कर रहे हैं और इनकी जगह पे ये लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को हम DGISI ला रहे हैं। और ये बात वो पहले भी काफ़ी दफ़ा इमरान खान साहब से कर चुके थे जून से ऑनवर्ड, और सितंबर में इमरान खान साहब ने उनको ओके का तकरीबन नोट दे दिया था कि ठीक है, आप जो चेंज ऑफ चाह रहे हैं DGISI की वो कर लीजिए। लेकिन अक्टूबर में जब वो जो समरी बना के लेके आ गए तो इमरान खान साहब का मूड बदल गया। उनका नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये वो अभी मुझे टाइम चाहिए फलान ये। लेकिन वो कहते हैं कि वो मीटिंग खुशगवार नोट पर ख़त्म ना हुई और जनरल कमर बाजवा चले गए रावलपिंडी और वहाँ से नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो ट्वीट हो गया कि जनाब DGISI को तब्दील किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार कर दिया, अब डेडलॉक पैदा हो गया। उसके बाद एक शीदगी का आगाज़ हुआ कुछ जो अरसा के लिए चली, और उसमें कहते हैं कि जो 8 या 9 अक्टूबर को कुछ करीबी वज़रा इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि आप ये जो कर रहे हैं ये आप बड़ा गलत कर रहे हैं, आप फौज ने अगर रिएक्ट कर दिया तो वी विल पे द प्राइस, और वो आपको गिरा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। तो उस पर कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उनकी तरफ देखा, उनको कहा कि आज़म वो जाओ वो फाइल लाओ जब नवाज शरीफ ने जहांगीर करामत को किस तरह घर भेजा था, किस तरह उसने फिर इस्तीफ़ा लिख कर दिया था, वो ज़रा फाइल लाओ उसमें क्या क्या है। तो कहते हैं वो जो 4-5 लोग बैठे हुए थे वो दे वर लाइक इन शॉक कि ये कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के साथ ये कर सकते हैं जो जनरल जहांगीर करामत के साथ हुआ था मियां नवाज शरीफ के दौर में, उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया, जनरल जहांगीर करामत ने इस्तीफ़ा दे दिया था जाके। अब वो थोड़ा हैरान परेशान हुए, लेकिन खैर ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर इमरान खान ने ये बात इंटेंशनली की कि ये बात पिंडी तक पैनिक वेव्स पहुंचाए कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, और वो बात पहुंचाई गई। और उसके बाद फिर कहते हैं कि एक अहम मुलाकात भी हुई आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान बनी गाला में, जिसमें कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने अपनी पोजीशन क्लैरिफाई की कि वो उस दिन क्यों मीटिंग अधूरी छोड़ के चले गए थे, और जाके फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ट्वीट का मामला सामने आया। और भी खैर इस मुलाकात के कुछ अकाउंट्स हैं, हम कल इसको रिवील करेंगे। फिर कहते हैं कि बाद में खैर वो कुछ अर्सा डेडलॉक चलता रहा, फिर 26 तारीख को अगला नोटिफिकेशन आ गया जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जारी किया, और जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 3 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए, उसके बाद मैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को मैंने DGISI के लिए अपॉइंटमेंट का ऐलान करता हूँ, लेकिन वो ज्वाइन करेंगे 20 नवंबर से। अच्छा, ये मामला तो खैर चलता रहा। उसके बाद भी फिर वो KP वाला ये इलेक्शन हुआ, उसमें इमरान खान साहब की जमात बुरी तरह हारी, बावजूद इमरान खान साहब की दरखास्तों के इस्टेब्लिशमेंट ने उस तरह से मदद ना की, वो भी था। उससे फिर तहरीक इंसाफ के जो अंदर क्वार्टर्स थे उन्होंने फिर और मैसेज दिया कि इट मीन्स कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ख़त्म हो गई है और ये हमारे जिसे कहते हैं डिक्लाइन का आगाज़ हो रहा है, यहाँ से हमारी हुकूमत के गिरने का आगाज़ हो रहा है। उसमें कहते हैं कि एक इमरान खान साहब के क्लोज एक जो किचन कैबिनेट है जो 7-8 लोगों की, जिसमें 3-4 लोग इस्टेब्लिशमेंट के भी हैं, उनमें से एक क्लोज जो कैबिनेट के मेंबर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को अकेले में कहा कि मुझे लगता है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट ने हटाने का फैसला कर लिया है। और उसके बाद खैर इमरान खान साहब ने उन 7-8 लोगों से मीटिंग करनी थी, जिसमें कैबिनेट के और लोग थे, कुछ की लोग और कुछ उनके क्लोज एडीज थे, यानी कि उनके क्लोज मुशीर जो थे वो थे। और उस मुलाकात में ज़ाहिर बात है 3-4 ऐसे लोग बैठे हुए थे जो कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंस्टॉल्ड हैं, तो इमरान खान साहब को भी पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। तो इमरान खान साहब उनके सामने जान के ऐसी बात बोलते होते हैं कि वो जाके बताएं कि इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं। तो उस मुलाकात में भी कहते हैं कि फिर जब इमरान खान साहब ने जान के जब गुफ्तगू हो रही थी, तो इमरान खान साहब ने वो जिन शख्सियत ने इमरान खान साहब को कहा था कि मुझे लगता है आपको हटाने का फैसला हो चुका है, तो इमरान खान साहब ने उनकी तरफ देख के कहा हाँ
तुम क्या कह रहे थे कि मुझे हटाने का फैसला कर लिया उन्होंने, मुझे हटाएंगे? तुम्हें पता नहीं है, मैं उनको हटा दूंगा उससे पहले। मेरी पावर्स हैं, द प्राइम मिनिस्टर, मैं सैक कर सकता हूँ किसी को भी, मैं नया आर्मी चीफ तैनात कर सकता हूँ, मैं नए आर्मी चीफ का पहले नाम का ऐलान कर सकता हूँ। इस किस्म की उन्होंने बातचीत की और अगेन उस महफिल में तमाम लोग शौक में चले गए। और जिन शख्सियत ने ये बात इमरान खान साहब ने से अकेले में की थी, ज़रा ये कहते हैं कि वो तो बिल्कुल ही घबरा गए। उन्होंने कहा कि यार ये क्या कह रहे हैं, और फिर वो इस बात पे भी घबरा गए, यार मैंने तो अकेले में इमरान खान को की थी बात, ये तो मेरा इन सब के सामने मुझे बेनकाब कर रहे हैं कि मैंने ये बात की है। और पता नहीं अब वो ये बात, अब क्योंकि उनको पता था कि इमरान खान साहब ने क्यों की है, इस्टेब्लिशमेंट तक ही पहुंचाने के लिए की है। और वो बात अब उनको जब पता चलेगा कि मैंने इमरान खान को जो मैसेज दिया था कि आपको हटाने का फैसला हो चुका है, तो मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा और किया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब ने एक दूसरी बड़ी स्टेटमेंट दी इसी तरह से एक निजी महफिल में, और जिसके बाद कहते हैं कि वो बात वो भी पिंडी तक पहुंची। और सारी बात है, इमरान खान साहब ये प्रेशर डालने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं सब कुछ। और तो ये बातें पहुंची, और अब इसी वजह से इमरान खान साहब ये बड़ी बढ़ के मार तो देते हैं, लेकिन फिर साथ ही अंदर से डर भी जाते होंगे कि पता नहीं इसका रिएक्शन क्या आएगा। तो वो उस खौफ में भी जिंदा है। तो उस खौफ में फिर उन्होंने, जब कल वो बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा खतरनाक साबित होऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन बात यह कि हमारी एक तारीख है, जब मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने का फैसला हो जाए तो 2/3 मेजॉरिटी वाला प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बचता। मियां नवाज शरीफ को हमने देखा 99 में 2/3 मेजॉरिटी थी, उनको निकाल दिया गया कू करके। फिर आप देखिए 90s में ही 92-3 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत गुलाम इसाक खान जो सदर थे उन्होंने बरतरफ की, तो मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से रिस्टोर होकर आ गए और उन्होंने बैठ के तकरीर भी कर दी कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूँगा। लेकिन उसके फौरी बाद अगले दिन ही जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे वहीद काकड़ साहब, वो आए, उन्होंने आके मियां नवाज शरीफ से भी इस्तीफ़ा लिया और सदर गुलाम इसाक खान से भी इस्तीफ़ा लिया और नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया। और फिर नए इलेक्शन में भी मियां नवाज शरीफ नहीं इलेक्ट होकर वापस आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा इलेक्ट होकर वापस आई। तो हमारी ये तारीख है कि जब कोई किसी को निकालने का फैसला हो जाए तो वो बेशक आप कहते रहें कि मैं बड़ा ख़तरनाक साबित होऊंगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, मेरे पास ये है 2/3 मेजॉरिटी है, वो फिर कोई नहीं देखता। इमरान खान साहब के पास तो 2/3 नहीं, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। उनको तो इत्तेहादी जमातों की वजह से उनकी हुकूमत है, और फिर कुछ जो उनको आज़ाद उम्मीदवार दे के उनकी हुकूमत बनवाई गई थी, तो उनके पास तो अपनी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर को निकाला जाता रहा, हम देखते रहे हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं है इमरान खान साहब के पास, इनके पास तो बिल्कुल ही तड़ी लगाने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या है। लेकिन हम कल आपको ये भी खबर देंगे कि जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथी हैं वो इसके ऊपर क्या सोचते हैं कि अगर इमरान खान साहब कुछ ऐसा करने की कुछ करते हैं प्लान, तो उधर से सब जो इमरान खान साहब की धमकियां हैं इनको किस तरह से लिया जा रहा है और वो किस तरह से सोचते हैं इसके ऊपर, और उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या वार गेमिंग कर रखी गई है। हम इसके ऊपर भी कल के वीलॉग में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।